विद्या सदन आज फूलों सा सजा था और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। द्वार पर सजा वंदनवार व घर के अंदर बाहर लगा सुंदर सा सामियाना विद्या सदन में हर आने वाले मेहमान का स्वागत कर रहे थे। विद्या सदन में पड़ोसी व रिश्तेदारों की खूब गहमा-गहमी लगी थी। पकवानों व मिठाइयों की खुशबू से घर के साथ साथ पूरा गली मोहल्ला महक रहा था। यह सब तैयारियां व आयोजन था विद्या जी की बड़ी बेटी सुरभि की शादी के लिए। विद्या जी की 2 बेटियां थी, सुरभि और अवनी। आज सुरभि की मेहंदी थी। विद्या जी सुबह से उसी के इंतजाम में लगी हुई थी। कभी मेहमानों का जलपान, कभी हलवाइयों के सामान की पूर्ति और बीच बीच में मेहमानों के साथ 2 घड़ी हंस बोल भी लेती। सुरभि और अवनी देख रही थी कि सुबह से ही मम्मी चक्कर घिन्नी सी घूम रही है। इतनी बार दोनों उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए समझा चुकी थी, लेकिन हर बार हंसते हुए कहती, बेटा बस 2 दिन की भागदौड़ और बची है, उसके बाद तो आराम ही करना है। हंसते हुए फिर से काम में लग जाती। मम्मी खाना तो खा लो, खाना नहीं खाओगे तो फिर दवाई कैसे लोगे? अन्वी थोड़ी सी जिद करते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा, बस अभी आती हूँ। अच्छा, एक बार तू देख ले कि सभी मेहमान सही से खा पी तो रहे हैं ना, कोई कमी तो नहीं। ऐसे टाल मटोल करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई। दोनों ही बहनों को अपनी मम्मी की बहुत चिंता थी, क्योंकि विद्या जी को शुगर व बीपी की शिकायत थी और ऐसे में खाने पीने में थोड़ी सी भी लापरवाही कहीं बड़ी परेशानी का सबब न बन जाए। अभी दोनों बहनें ये सोच ही रही थी कि तभी उनकी नज़र अपनी मम्मी पर पड़ी। देखा तो विद्या जी हवा में लहराते हुए धम्मे से पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। सभी मेहमान अपनी हंसी ठिठोरी में व्यस्त थे, किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। बस अवनी और सुरभि के सिवाय। दोनों दौड़ती हुई उनके पास आई और सहारा दे उन्हें कमरे में ले गई। दोनों समझ गई थी कि मम्मी का बीपी लो हो गया है। अन्वी जल्दी से शिकंजी बना लाई, जिसे पीते ही विद्या जी को थोड़ी राहत मिली। तब तक सुरभि एक थाली में अपनी मम्मी के लिए खाना ले आई और जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाने लगी। अरे अरे, खा लूंगी मैं अपने आप, तुम तो बिल्कुल ही मुझे छोटी बच्ची समझ रही हो। वह हंसते हुए बोली, हाँ हमें पता है, आप बच्ची नहीं माँ हो हमारी, लेकिन हरकतें तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाली कर रही हो आप। जैसे बच्चे खाने से जी चुरा कर इधर उधर भागते हैं, आप वैसे ही लग रही हो। सुरभि उनके मुंह से निवाला डालते हुए बोली, अच्छा जी, कल तक खुद ऐसी हरकतें करती थी और आज मुझे सीख दे रही है। चल आज खिला दे अपने हाथों से, फिर तो ना जाने कब ऐसा मौका मिले। कहते हुए विद्या जी भावुक हो गई। मम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करो, वरना सुरभि अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अरे पगली, मेरे कहने का ये मतलब था कि फिर तो तू 1 महीने के लिए दुबई घूमने जा रही है ना, तो इस 1 महीने में दुबई से तो तू मुझे खाना खिलाने आने से रही। विद्या जी उसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से बोली, आपसे किसने कहा कि मैं 1 महीने के लिए दुबई जा रही हूँ? सुरभि अपनी बहन अन्वी को घूरते हुए बोली, दीदी, वह आप ही तो रोज ही जीजू को फोन पर धमकी देते थे ना कि पूरे 1 महीने के लिए हनीमून पर दुबई
पर लेकर चलोगे, वरना तो बस की बच्ची तू छुप छुप कर हमारी बातें सुनती थी। और सुरभि भी तो सही, मम्मी को भी बता दिया तुमने सब कुछ। बहुत बढ़िया, आने दे बेटा, तेरा टाइम भी अच्छे से तेरी खबर लूंगी। सुरभि उसके कान पकड़ हंसते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलूं, बहुत काम पड़ा है। कहते हुए जैसे ही विद्या जी उठने लगी तो दोनों बहनों ने उनका हाथ पकड़ उन्हें वापस बैठा दिया। अरे बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तुम दोनों नाहक ही परेशान हो रही हो। अभी आराम का नहीं, काम का समय है। काम काम काम, सुबह से यही रट लगा रखी है आपने। अभी से आपका ये हाल है तो मेरे जाने के बाद तो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखोगे। अगर आप 1 घंटा आराम नहीं करोगे तो मैं भी शादी। सुरभि गुस्से होते हुए बोली, यह क्या बच्चों जैसी जिद कर रही हो? मम्मी, आप ही की बेटी हूँ, जैसे आप जिद्दी हो वैसे ही मैं भी, पता है ना? सुरभि उनकी आंखों में देख शरारत से बोली, हाँ हाँ पता है, लेकिन तू समझ नहीं रही बेटा। समझ आप नहीं रही मम्मी। अगर इस समय आपकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या मैं शादी कर पाऊंगी? मम्मी, मुझे पता है आप बहुत हिम्मत वाली हो, सब संभाल लोगे, लेकिन सब संभालने के लिए भी तो शरीर को थोड़ा सा आराम दो। मम्मी, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? जब आप जीवन के इतने बड़े बड़े तूफानों से नहीं घबराए तो यह तो खुशी का मौका है। सब हो जाएगा, परिवार वाले हमारे साथ नहीं, ईश्वर तो हमारे साथ। सुरभि प्यार से अपनी मम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बेटा, उसके सहारे ही तो यहाँ तक पहुँची हूँ। बस तो मम्मी 1-2 घंटे आराम करो, उसके बाद काम। वैसे भी आपका सपना था कि मेरी शादी में आप खूब नाचोगी गाओगी। कह दोनों उन्हें जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा बाहर आ गई। विद्या जी ना चाहते हुए भी आंखें मूंद लेट गई। बेटी की शादी में तो अच्छों की नींद उड़ जाती है, फिर वह तो अकेली थी, कैसे चैन से सो सकती थी भला? बार बार बेटियों के शब्द कान में गूंज रहे थे, मम्मी आप तो बहुत हिम्मत वाली हो। क्या सचमुच वह साहसी थी? नहीं, वह तो शुरू से ही बहुत नाजुक दिल की थी। किसी की भी ऊंची आवाज सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन हालात और वक्त के थपेड़ों ने उसे मजबूत बना दिया। 2 भाइयों की इकलौती बहन और घर में सबसे बड़ी, अपने पापा के तो दिल का टुकड़ा थी वह। भाइयों से भी ज्यादा उसे प्यार करते थे पापा। हाँ, मम्मी भी उसे खूब चाहती थी, लेकिन पापा की तरह दिखाती नहीं थी। बहुत ही शांत स्वभाव की थी मम्मी। शायद उसने यह शांत स्वभाव माँ से ही पाया था, लेकिन इसी शांत और सरल स्वभाव का ही तो परिवार वालों ने फायदा उसने मन में आए नकारात्मक विचारों को जल्दी से एक और झटक दिया। वह इतने शुभ दिन वही बातें याद कर अपने मन को खराब नहीं करना चाहती थी। वह फिर से अपने बचपन की गलियों में विचरने लगी। उसकी माँ को गांव से शहर आए इतने साल हो गए थे, लेकिन उनका पहनावा व बोलने का लहजा अब भी वही गांव वाला था। बहुत ही सीधा सरल जीवन व स्वभाव था माँ का। हमेशा अपने काम से काम रखती, अपनी बातों को भी शब्दों में कम, चेहरों के भावों से ज्यादा दिखाती। उन्हें गुस्सा कभी आया हो शायद, विद्या को ये याद नहीं।
हर वक्त चेहरे पर एक मुस्कान सजी रहती थी उनके। और ऐसी ही विद्या थी। अपने भाइयों से 2-4 साल ही बड़ी थी, लेकिन परिपक्वता किसी बड़े बुजुर्ग जैसी। स्कूल में हो या बाहर हमेशा उन्हें अपने सानिध्य की छांव में रखती। अपने हिस्से की कोई भी चीज उन्हें हंसी खुशी दे देती। बच्चों जैसी चपलता न थी उसमें, ठहराव था बड़ों जैसा। शायद ईश्वर उसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा था। पापा तो कितनी बार उनकी दानवीरता और सीधापन देख झल्ला जाते थे। अरे इतना सीधा बनने की क्या जरूरत है, तेरे भाइयों को अलग से ला कर देता हूँ ना, फिर क्यों उन्हें अपनी चीजें देती है। फायदा उठाते हैं तेरे सीधेपन का, पापा हमेशा उसे समझाते। पापा आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, भाई हैं वे मेरे, और वैसे भी मैं बड़ी हूँ तो उनका ध्यान रखना तो पड़ेगा ना मुझे। भाई बहनों में क्या फायदा क्या नुकसान, इस लड़की को समझाने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसका तो चल गया, लेकिन जरूरी तो नहीं तुझे भी ऐसा घर परिवार मिले। बेटा थोड़ी दुनियादारी सीख, इतने सीधे सरल लोगों को दुनिया वाले जीने नहीं देते। उस समय विद्या को अपने पापा की कुछ बातें समझ आती, कुछ नहीं, बस मुस्कुरा भर देती थी। और अपनी लाडली की यह मुस्कुराहट देख उसके पापा प्यार से उसके सिर पर हाथ रख देते थे। विद्या निहाल हो जाती अपने पापा का हाथ अपने सिर पर पाकर। लगता सारी दुनिया की खुशी इन हाथों के नीचे समाई है, लेकिन ईश्वर को उसकी खुशियां शायद मंजूर न थी। 10वीं कक्षा में थी वे जब पहली बार उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा। किसी को विश्वास नहीं हुआ, इतना जिंदा दिल इंसान जिसने कभी कोई उल्टा सीधा शौक ना किया था। अपने खान पान से लेकर व्यायाम हर बात का तो ध्यान रखते थे पापा। फिर भी सही समय पर उपचार मिलने से पापा की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कोई भी भारी काम और तनाव लेने से मना कर दिया था। तनाव तो अब जिंदगी में आ ही गया था। घर का मुखिया और वह भी ऐसी बीमारी जो न जाने कब फिर से पांव दबाकर आ जाए, और क्या पता हर बार किस्मत साथ नहीं देती। बच्चे तो अभी कंधे से ऊपर भी ना हुए थे, कोई जिम्मेदारी भी तो पूरी ना हुई थी। जीवन संगिनी इतनी सीधी, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा इन सबका। यह सोच पापा को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाए जा रही थी। हाँ पापा सबके सामने खुश रहने और सबको खुश रहने की पूरी कोशिश करते। उस दिन के बाद तो विद्या पापा की परछाई सी बन गई थी। घर पर उनके आने के बाद और काम पर जाने से पहले वह पापा की हर जरूरत का ध्यान रखती और कोशिश करती कि पापा अकेले ना बैठे। पापा भी तो कहाँ उससे अलग रहना चाहते थे। जरा सा वह इधर उधर होती तो पापा की नजर उसे ही ढूंढती थी। पहले से ही वह समझदार थी और पापा की बीमारी से तो उसे पहले से और ज्यादा जिम्मेदार बना दिया था। पापा की तरह हमेशा उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से आशंकित रहता। दिन में न जाने कितनी बार उसका दिल भर आता और वह अकेले में आंसू बहा लेती। ईश्वर ने न जाने उसकी किस्मत में क्या आंसुओं का सागर लिखकर भेजा था, जो आज तक भी खत्म होने में नहीं आ रहा था। 3 साल बहुत अच्छे से गुजर गए थे। पापा के साथ साथ सब सामान्य
होने लगे थे। सबको लगने लगा था कि वह एक बुरा स्वप्न था जो टल गया, लेकिन वह सपना नहीं था। वह तो किस्मत का लिखा था जो आज नहीं तो कल सच होना ही था। और पापा का दूसरा दिल का दौरा, माँ तो इस बार बदहवास सी हो गई थी। हमेशा निर्विकार सी रहने वाली माँ की आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे। मंदिर के सामने हरदम हाथ जोड़ मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रहती। माँ की प्रार्थना कहे या पापा की ईश्वर से कुछ सांसें और उधार लेने की गुहार। ये हम बहन भाइयों की ईश्वर से विनती की, पापा का साया हमारे सिर पर बना रहे। जो कुछ कहो, हम सबकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और पापा को फिर से नई जिंदगी मिल गई। हम सभी ईश्वर का धन्यवाद देते न थक रहे थे। सभी खुश थे, लेकिन इस बार पापा के चेहरे पर चिंता साफ साफ झलक रही थी। शायद उन्हें लगने लगा था कि अब उनके पास वक्त ज्यादा नहीं। अब पापा हमेशा उसकी तरफ सूनी आंखों से देखते। जब भी उसके सिर पर हाथ रखते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वह भी तो पापा के आंसू देख अपने आंसुओं को कहाँ रोक पाती, लेकिन उन्हें दुख न हो इसलिए उन्हें अंदर ही अंदर पीकर मुस्कुरा देती। घर में उसकी शादी की बात चलने लगी थी। पापा चाहते थे जाने से पहले अपने हाथों में उसका कन्यादान कर जाए। दिली इच्छा थी उनकी, और वह उसके तो परिवार में किसी भी बात के लिए ना करना सीखा ही ना था। और यह तो उसके पापा की दिली इच्छा थी, तो भला उन्हें कैसे मना कर देती। हर पिता की तरह उसके पापा ने भी उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। विद्या जी ने करवट बदली, तभी उनकी नजर सामने दीवार पर टंगी अपने पति मनोज जी की तस्वीर पर गई। विद्या जी की आंखों में आंसू आ गए। सचमुच पापा की पारखी नजरें कहे या मम्मी पापा के पूर्ण पर ताप या उसकी खुद की किस्मत जो उन्होंने मनोज जैसा जीवन साथी उनके लिए चुना। अपने बीमार पिता की इच्छा का सम्मान रखते हुए 20 वर्ष की उम्र में मनोज जी से शादी कर उनके ससुराल में कदम रखा। 26 बरस हो गए। कितनी जल्दी इतने साल पंख लगाकर उड़ गए। घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में पता ही ना चला। मनोज जी बहुत सरल स्वभाव के सीधे व्यक्ति थे। उनके घर में माता पिता और एक बड़े भाई भाभी व बहन थी। भाई भाभी की माता पिता से बनती ना थी, इसलिए वह ऊपर की मंजिल पर अलग रहते। विद्या जी के ससुर बीमार रहते थे, इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी मनोज पर थी, जिसे वह बहुत अच्छी तरह से निभा भी रहे थे। और शादी के बाद विद्या जी भी इन जिम्मेदारियों में साझीदार बन गई थी। उसके आते ही सास और ननद ने घर के कामकाज की जिम्मेदारी पूरी तरह उसके ऊपर डाल दी थी। उसने भी सहर्ष ही इन जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया और एक समय तक पूरी लगन से निभाया भी। मनोज जी की स्पेयर पार्टनर्स की दुकान थी, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मनोज जी जितना परिवार वालों का ध्यान रखते थे, उतना ही विद्या का। वह उसकी माँ की तरह सिंभासी थे। हाँ, माँ की तरह उनका चेहरा नहीं, आंखें बोलती थी। और विद्या जी के प्रति उनका प्रेम शब्दों में कम, आंखों से ज्यादा बयां होता था। विद्या के कहने से पहले ही उसकी हर बात समझ जाते थे वे। वैसे तो विद्या ही कहाँ ज्यादा बोलती थी, वह तो शुरू से ही
शर्मीले स्वभाव की थी। अपने माता पिता से ही कितना कम अपने मन के भाव कह पाती थी। फिर यह तो ससुराल था। मनोज जी से भी तो शादी से पहले बस एक बार ही मिली थी, जब वह उन्हें देखने आए थे। तब भी दोनों कहाँ बोले थे, लेकिन हाँ, आंखों ही आंखों में दोनों ने न जाने जीवन भर साथ निभाने के कितने वादे कर डाले थे, और घर वालों को भी इस रिश्ते के प्रति मौन सहमति दी थी। दोनों ने शादी के बाद पति के इस मौन प्रेम में भी विद्या को असीम सुख की अनुभूति मिलती थी। मनोज जी की आंखों में अनोखा आकर्षक था, और उसी आकर्षक के मोह पास में बंधी विद्या मनोज जी के प्रेम में हमेशा डूबी रहती। इसी बीच सुरभि के पापा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। सुरभि का एक पैर ससुराल में और एक मायके में, क्योंकि पापा के दूसरे दिल के दौरे के बाद तो माँ भी इस सदमे से उबर ना पाई थी, और भाई अभी इतने समझदार ना थे जो सब कुछ अकेले संभाल सके। मनोज जी वाकई में ही बहुत अच्छे इंसान थे। एक तरह से उन्होंने पापा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। जितना अपने माता पिता के प्रति समर्पित थे, उतना ही शादी के बाद उसके पापा के लिए। वहीं उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते थे, और पापा के साथ साथ उसे भी हमेशा हौसला देते। विद्या के सास ससुर ने कभी भी उसे इतनी जल्दी अपने मायके जाने से मना नहीं किया, और न ही मनोज जी को उसके पापा की सेवा पाने के लिए टोका। सचमुच विद्या खुद को भाग्यवान समझने लगी थी। ऐसे सास ससुर शायद ही किसी को मिले। हाँ, शायद ही, क्योंकि वह दोनों तो सोचते हुए विद्या का मन उनके प्रति घृणा से भर गया। वह तो उसकी पूजा करती थी, लेकिन 1 वर्ष पूरा होते होते सुरभि ने उसे माँ बनने का सौभाग्य दिया। जितनी विद्या खुश थी, उतना ही मनोज जी भी। उनकी खुशी में पूरा परिवार शामिल था। उसके मम्मी पापा भी तो खुशी से झूम उठे थे। वह खुशी मम्मी के लिए शायद आखिरी थी, क्योंकि उस दिन के बाद मम्मी कभी नहीं हंसी मुस्कुराई। पापा तो शायद उसका भरा पूरा घर देखने के लिए ही रुके थे। जब पापा उसकी तरफ से पूरी तरह आश्वस्त हो गए, तो उन्होंने भी संस्कार को अलविदा कह दिया। सुरभि 6 महीने की थी उस समय। पापा के जाने की खबर सुन विद्या को अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। कितने ही दिन लग गए उसे इस सदमे से बाहर निकलने में। अगर मनोज जी ना होते तो शायद ही वह सामान्य हो पाती, लेकिन माँ तो उस दिन के बाद एक चलती फिरती लाश सी बन गई थी, जिनकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन संवेदनाएं शायद खत्म हो गई थी। जी रही थी वह। शायद पापा से वादा किया होगा उन्होंने कि उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारियां वह पूरी करेगी। वैसे भी ईश्वर ने हम स्त्रियों को एक अलग ही मिट्टी से बनाया है, जो बड़ी से बड़ी विपदाओं को भी हंसकर कहो या रोककर झेल ही जाती हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को शायद ही अधूरा छोड़ इस दुनिया को अलविदा कहती हो। तो मम्मी कैसे छोड़ सकती थी ये दुनिया? उन्हें तो पापा की छोड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करनी थी। समय एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े जख्म को भर देता है और उसकी पीड़ा को कुछ हद तक कम कर देता है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। इसी फलसफे को अपना विद्या ने अपने पापा से
बिछड़ने के दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया और अपनी घर गृहस्थी को संवारने में जुट गई, क्योंकि इसी में दोनों घरों की भलाई थी। समय अपने वेग से आगे बढ़ता रहा। इसी बीच मनोज ने अपनी इकलौती बहन की शादी बहुत ही अच्छे घर में बड़ी धूमधाम से की। उसके पापा के जाने के आघात से जो आज तक भी ना उभर पाई थी, वह भी विद्या की माँ। अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह अपने मन की पीड़ा किसी से कभी व्यक्त न करती थी और अंदर ही अंदर एक गम में घुलती जा रही थी। वह अक्सर बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ की हालत विद्या से न देखी जाती। घर के कामकाज तो दोनों भाई मिलजुल कर ही लेते थे, लेकिन उनके काम पर जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली रह जाती और एक बीमार आदमी के लिए अकेलापन हमेशा ही घातक रहा है। भाई काम करने लगा था, इसलिए मनोज और विद्या ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बड़े भाई की शादी कर दी। घर में बहू आने से विद्या की माँ का दुख कुछ कम हुआ। अब अपने मायके की तरफ से विद्या थोड़ी निश्चित हो गई थी। समय बीतता गया और अन्वी के रूप में विद्या ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस बार मनोज को छोड़कर किसी ने खुशी जाहिर न की। सभी के चेहरे लटके हुए थे। सास बार बार बस एक ही बात कहती, एक लड़का सा हो जाता तो मेरे मनोज का बुढ़ापा सुधर जाता। मनोज के सामने विद्या को कुछ कहने की माँ बेटी की हिम्मत न थी, लेकिन आगे पीछे होते ही वह सुनाने में कसर न रखते। मनोज को भी घर के मामती माहौल और सबके उतरे चेहरे देख अंदाजा हो गया था, इसलिए पहले उसने प्यार से और फिर कड़े शब्दों में अपनी माँ और बहन को कह दिया था कि मेरी दोनों बेटियां ही मेरे बेटे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इनके बारे में कोई कुछ भी कहे, और हाँ, साथ ही दिव्या को भी, वरना मनोज का कड़ा रूप देख माँ बेटी ने चुप्पी साध ली। विद्या की ननद कुछ दिनों बाद वापस अपनी ससुराल चली गई। धीरे धीरे उसके सास ससुर भी दोनों पोतियों को स्नेह करने लगे। उन्होंने दिल से अपनी पोतियों को स्वीकार कर लिया था। यह सिर्फ मनोज के कारण जो भी था, विद्या को तसल्ली थी कि आखिर उसकी बेटियों को दादा दादी का स्नेह मिल रहा है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। विद्या की शादी 10वीं सालगिरह आने वाली थी। मनोज ने इस बार बड़ी धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाने का फैसला किया था, जिसकी तैयारियों में वह महीना भर पहले ही लग गया था। विद्या भी कम उत्साहित न थी। अपनी साड़ी से लेकर गहने व श्रृंगार के एक एक सामान को बड़ी देखभाल कर पसंद कर रही थी। वह भी इस दिन को यादगार बनाने में कोई कोर कसर न रखना चाहती थी। मनोज जी को उपहार में देने के लिए उसने अपने घर खर्च की बचत से बहुत ही खूबसूरत चेन बनवाई थी और अपनी सास, ननद और भाभी के लिए भी उनकी पसंद की साड़ियाँ दिलवाई। माँ के लिए भी एक सुंदर सी साड़ी उनके मना करने के बावजूद भी उसने खरीद कर उन्हें भेंट करते हुए उस दिन पहनकर आने के लिए सप्रेम आग्रह किया। मनोज जी ने उस दिन पहनने के लिए उसे सुर्ख लाल रंग की कांजीवरम की साड़ी दिलाई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सालगिरह से 2 दिन पहले मनोज किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे
पीछे टक्कर मार दी। सिर पर गहरी चोट आने की वजह से उसे बचाया न जा सका। विद्या का तो संसार ही उजड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मनोज जी उसे यूं बीच मझधार में छोड़कर जा सकते हैं। एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। सालगिरह की खुशियां मातम में और वो सुर्ख लाल साड़ी सफेद लिबास में बदल गई। उस एक हादसे ने उसके जीवन से सारे रंग छीन लिए। मनोज को गुजरे 6 महीना हो गए थे, लेकिन विद्या उस दुख से बाहर ना निकल सकी थी। उसे न अपने तन का होश था, न अपने बच्चों का और न ही घर बार का। मशीन की तरह पूरा दिन घर का काम करती और कमरे में बैठ रात दिन अकेले रोती रहती। एक दिन रात को खाना बना वह अपने कमरे में बैठ अपने ही दुख में आंसू बहा रही थी कि अनवी ने रोने की आवाज से उसे मानो नींद से जगाया हो। देखा तो अनवी रो रही थी और सुरभि उसे चुप करा रही थी। क्या बात है सुरभि, अवनी रो क्यों रही है? मम्मी इसे भूख लगी है। तो बेटा जाकर दादी से खाना ले लो। दादी कह रही हैं खाना खत्म। खाना खत्म? अभी तो मैं बनाकर आई थी। वह अचंभित होते हुए बोली, अच्छा रुक मैं लेकर आती हूँ। कह विद्या रसोई में खाना लेने गई तो देखा जेठ जेठानी सास के साथ बैठ हंस हंस कर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। उन्हें अपने सास ससुर के साथ ऐसे बैठा देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। वह तेजी से रसोई में गई, लेकिन ये क्या, खाने के बर्तन खाली थे। ये देखकर विद्या अपनी सास से बोली, मम्मी बच्चों ने खाना नहीं खाया तो इसमें हमारी क्या गलती? तेरे बच्चे हैं, खिलाती क्यों नहीं? सारा दिन बैठ कमरे में आराम करती है। तेरे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी हमारी है क्या? उसकी सास चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं आप? काम तो मैं करती हूँ ना। काम करती है तो खाती भी तो है ना। 3 जनों का बोझ मुफ्त में बिठाकर खिलाएंगे क्या तुम्हें अब? उसके ससुर बोले। सुनकर विद्या सन्न रह गई। आज तक उसके पति के सामने कभी किसी ने उसे इस तरह बात नहीं की थी। परिवार के हर सदस्य की इच्छा का वह कितना ध्यान रखते थे। जितना पैसा कोई मांगता बिना हिसाब किताब लिए उन्हें देते, और आज उनके बीवी बच्चों का 2 वक्त का खाना उन्हें बोझ लग रहा था। विद्या कुछ नहीं बोली। वह तो शुरू से ही किसी के ऊंचा बोलने से डर जाया करती थी। वह तो मनोज जी का प्यार था जो उसे इस डर से बाहर ले आया था, लेकिन अब वो ही नहीं रहे तो उस पर फिर से वही डर हावी हो गया। वह कुछ न बोली, चुपचाप रसोई में जाकर परात उठाकर जैसे ही आटा गूंदने लगी, उसकी जेठानी चिल्लाते हुए आई और बोली, आज तो दोबारा खाना बनाने बैठ गई, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो सही ना होगा। एक कमाने वाला, कितने जने खाने वाले। मेरा आदमी कोई कोल्हू का बैल नहीं, बहुत मेहनत से कमाता है। विद्या ने अपनी सास की तरफ देखा तो वह अपनी बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही कह रही है ये। अब हम तो बुढ़ापे में कहाँ कमाने जाएंगे। इन दोनों ने ही हमारी जिम्मेदारी ली है। और हाँ, तुझे भी अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप घर का सारा काम धंधा करती रह, वरना दरवाजा खुला है। विद्या को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों से उसकी सास की कभी बड़ी बहू से बनी नहीं, और आज अपने
स्वार्थ की खातिर दोनों कैसे एक हो गई। उसने 2 रोटियां सेकी और लाकर अपने बच्चों को खिलाई। इन 6 महीनों में कभी उसने अपने बच्चों पर ध्यान न दिया। दोनों के फूल से चेहरे कैसे मुरझा गए थे। उसके सामने ही आज उन्होंने रोटी देने से मना कर दिया तो पीछे से, हे भगवान, वह अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने बच्चों का दुख भी न देख पाई। उसने सोच लिया था कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन जाएगी कहाँ। माँ तो उसके दुख से कैसे ही बिस्तर में लग गई और भाई भाभीियों ने इन 6 महीने में एक बार भी मुड़कर उसका हालचाल न पूछा। शायद इसलिए भी उसके ससुराल वाले आंखें दिखा रहे हैं। पता है अब आगे पीछे कोई नहीं है। बच्चों को खाना खिलाकर वह लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद तो उसे पहले भी नहीं आती थी, पहले अपने दुख में और अब बच्चों के भविष्य की चिंता में। अब वह घर की नौकरानी बन चुकी थी, जो सुबह से शाम तक काम करती, ताने सुनती और उसके बाद भी उसे भरपेट खाना न मिलता। जेठानी और उसके दोनों बच्चे बात बात पर उसकी बेटियों पर हाथ छोड़ने से बाज न आते और सास उस पर उसका स्वाभिमान और आत्मसम्मान एक छत और 2 वक्त की रोटियों के तले दबकर रह गया था। पिछले 6 महीने में उसके ससुराल वालों ने मनोज की बाइक व कार बेच दी थी और कितनी ही बार उससे झांसे से चेक बुक पर साइन करा, बैंक से जमा रुपये निकाल लिए थे। बस उसकी व दोनों बेटियों की जो एफडी थी, उन पर उनका जोर न चल सका। विद्या ने पूछा तो उसके ससुर व जेठ ने बड़ी बेहाई से यह कहते हुए सारा दोष मनोज पर डाल दिया कि उसने बहुत सा कर्जा लिया हुआ था, उसी को चुकाने में सारे पैसे लग गए। विद्या को पता था कि वह दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहती भी क्या, जो अपने मरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा, उसके पैसे डकार गए। ऐसे स्वार्थी लोगों को बोलकर भी क्या फायदा। लेकिन उसकी चुप्पी का घर वालों ने अब ज्यादा ही फायदा उठाना शुरू कर दिया था। बात बात पर वह उस पर दबाव डालने लगे कि वह इस घर से चली जाए। दोनों बच्चियों को वह पाल लेंगे। अपनी बच्चियों को इन शैतानों के पास छोड़कर जाने के बारे में विद्या सपने में भी नहीं सोच सकती थी। विद्या ने विरोध करना शुरू कर दिया। आस पड़ोस वाले भी उसका ही पक्ष लेते। यह देख उसके ससुराल वालों का खून खौल उठता और उस दिन को याद कर विद्या आज भी थर्रा जाती है। 2-4 दिन से उसके ससुराल वाले उससे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। घर के कामों में भी सभी उसकी मदद करते। विद्या को लगा शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। है तो इंसान ही, देर से ही सही, चलो समझ तो आई उसे तसल्ली भी, लेकिन यह उसका भरम निकला। उस दिन सभी खाना पीना खा जल्दी सो गए। रात को सुरभि ने पानी मांगा। विद्या पानी लेने रसोई में जा रही थी, तभी उसे अपनी सास के कमरे से जेठ जेठानी की फुसर फुसर करने की आवाज आई। इतनी देर रात यह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विद्या के मन में शंका हुई और वह दबे पांव खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अब तो इसे रास्ते से हटाना ही होगा। अगर मम्मी ये यहाँ रही तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। जेठ ने कहा, मैं तो चाहती हूँ यह चली जाए, लेकिन क्या करूँ? सब कुछ तो करके देख लिया, आपसे कुछ नहीं होगा।
जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसका जेठ बोला, मतलब इसे रास्ते से अब हटाना ही होगा। कल रात जब यह रसोई में काम कर रही होगी तो इसकी साड़ी में समझ गई ना आप, जेठ ने कहा। सुनकर एक बार तो सास ससुर सकपका गए, फिर अपने बुढ़ापे की सोच उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। विद्या तो यह सब सुन मानो जड़ हो गई हो। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और चुपचाप आकर कमरे में निढाल सी लेट गई। उसने मन ही मन अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक कड़ा फैसला कर लिया था। वह पत्नी के तौर पर कमजोर हो सकती थी, लेकिन माँ कभी कमजोर नहीं होती। उसे हिम्मत दिखानी ही होगी। सोचते सोचते सुबह हो गई। वह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर आई। आते ही उसकी सास और जेठानी बोली, आज तो बड़ी देर लगा दी तुमने स्कूल में। हाँ, उन दोनों की टीचर से उनकी पढ़ाई के बारे में बातचीत करने लगी थी। बस उसी में समय लग गया। कहकर वह काम में लग गई। शाम को जेठ जेठानी सब ही रसोई के आसपास मंडरा रहे थे। उसने अपने सिर पर रखे पल्लू को उतार उसे कमर में खोस लिया। यह देखकर उसकी सास और जेठानी बोली, ये क्या बेहुदापन है, अपने संस्कार भूल गई क्या? नहीं मम्मी, मैं तो अपने संस्कार नहीं भूली, लेकिन शायद आप लोग भूल गए हो। सर पर पल्लू बड़ों के मान सम्मान के लिए लिया जाता है, लेकिन जब बड़े ही अति पर उतर आए तो क्या की जाए? ये क्या पहेलियां बुझा रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या चल रहा है तेरे मन में? मेरा मन तो बिल्कुल साफ है, लेकिन आपके मन में ही चोर बैठा है। तभी तो आप सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। बदतमीज, बिल्कुल ही शर्मलाज बेच खाई क्या तूने, जो ससुर जेठ के सामने ऐसे जुबान लड़ा रही है। कहते हुए उसकी सास ने उसे जोर से तमाचा मारा। दोनों बच्चियां यह देख अपनी मम्मी से लिपट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, मम्मी यह सब गंदे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो हम यहीं रहेंगे बेटा, यह घर हमारा है, इसे तेरे पापा ने बनवाया था, हम नहीं यह जाएंगे यहाँ से। क्या कहा तूने छिनाल? पहले तो सोचा था तुझे ही रास्ते से हटाएं, अब तुझसे पहले तेरी इन दोनों लड़कियों को। कहते हुए जैसे ही उसका जेठ आगे बढ़ा तो विद्या अपनी बेटियों को सीने से चिपकाते हुए बोली, खबरदार जो आगे बढ़े तो। आज तक मैंने बहुत सहा, लेकिन अब और नहीं। बहुजुबान निकल आई तेरी, जेठानी दहाड़ते हुए बोली कि तभी दरवाजे की घंटी बजी, जिसे सुन सभी चौंक गए। उसके ससुर ने गेट खोला तो सामने दो पुलिस वाले खड़े थे, जिसे देखकर वह सहम गया। फिर थोड़ा सामान्य हो अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए बोला, जी आपके घर से कंप्लेंट है। एक पुलिस वाले ने कहा, हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। मैंने लिखवाई है। आइए इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। विद्या आगे आते हुए बोली। विद्या के चेहरे पर उंगलियों के निशान और उसकी रोती हुई बच्चियों के बयां पर पुलिस उन सबको पकड़ कर ले गई और एक रात वहां रख चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। थाने से आते ही उसकी सास दहाड़ते हुए बोली, तू क्या सोचती है, इतने भर से हम डर जाएंगे? इस घर में तो तू वैसे भी नहीं रह सकती। यह जमीन तेरे ससुर ने खरीदी थी और यह मेरे नाम है। हम जब चाहें तुझे धक्के देकर निकाल सकते हैं। मम्मी,
आप अनपढ़ होते हुए इतने कानून जानते हो तो एक बात और कान खोलकर सुन लो। मेरा ना सही, मेरी बच्चियों का तो इस घर पर हक है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। और हाँ, आप मुकदमा लड़ना चाहती हो, शौक से लड़िए। इतना तो आपको भी पता है कि मुकदमे के फैसले साल 2 साल में तो आते नहीं। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज के बाद मुझ पर या मेरी बेटियों पर अगर आपने एक उंगली भी उठाई तो अच्छा ना हो। मैंने थाने में लिख कर रखवा दिया है कि अगर हम में से किसी को भी कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप सभी होंगे। उस दिन के बाद किसी ने भी इस तरह की जरूरत नहीं दिखाई। हाँ, उसके सास ससुर ने मुकदमा डाल दिया, जिसका फैसला अब तक नहीं आया। इस बीच ससुर तो चल बसे, जेठ का एक्सीडेंट में एक हाथ चला गया और सास जेठानी की चाकरी करते हुए दिन काट रही है। विद्या ने सिलाई कढ़ाई कर अपनी बच्चियों को शिक्षक कर पैरों पर खड़ा किया। बड़ी बेटी बैंक मैनेजर और छोटी बेटी सरकारी स्कूल में टीचर लग गई है। तीनों ने अपनी बचत से एक छोटा सा 2 कमरों का मकान भी खरीद लिया और वहां से निकल आए। सुरभि के साथ काम करने वाले उसके दोस्त के परिवार वालों ने खुद आगे बढ़कर सुरभि का रिश्ता मांगा। दोनों बच्चों की खुशी देख विद्या ने हाँ कर दी। घड़ी में 4 बजे के घंटे की आवाज से विद्या जी की तंद्रा टूटी और वह वर्तमान में लौट आई। समय देख वह जल्दी से उठकर बाहर आई तो देखा दोनों बेटियां और उनके दोस्तों ने सभी कामों को सुगमता से संभाला हुआ था। शाम को बेटी की मेहंदी में विद्या जी इतने सालों में आज पहली बार खुशी में बावरी सी होकर थिरक उठी। दोनों ही बेटियां अपनी माँ को ऐसे झूमता देख के भाव विभोर हो उनके गले लग गई। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। विद्या जी की तपस्या पूरी हुई। बेटी को बहुत ही अच्छा घर बार मिला था। बस भगवान से वह दिन रात एक ही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मेरी बेटियों की मांग सदा भरी रहे और उसका जीवन सदैव खुशियों से आबाद रहे।